हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, बहुत ही जोश के साथ क्लास में सभी लोग जुड़िएगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 के पेपर के बारे में। यहाँ से कितने क्वेश्चन हमारे आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, हमसे पूछे जा सकते हैं, इसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड, इसलिए उम्मीद के साथ आप लोग स्वयं जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिए। क्लास को प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड, क्लास के प्रारंभ में आपके लिए सूचना। फ्रेंड, यदि आप सभी लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा। वहाँ हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रैक्टिस आपको सीटेट के पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस को और भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के प्रैक्टिस वहाँ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे नोट्स भी मिल जाएंगे। तो जो भी आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से आपकी सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पर निश्चित तौर पर ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जी हाँ फ्रेंड, सर्वाधिक संवेदनशील अवधि की बात कर रहे हैं। फ्रेंड, जब भी संवेदनशील या कठिनाई या भविष्य में चिंता की बात की जाए तो आपके जहन में एक अवस्था के बारे में ध्यान आना चाहिए। जी हाँ, जन्म से पूर्व की अवधि की प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कहाँ कि भाषा अर्जन की बात हो रही। फ्रेंड, भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है कि वह अवस्था जिसमें बालक जो है भाषा को सीखना प्रारंभ करता है। फ्रेंड्स, आप सभी को यह ज्ञात होगा कि बालक के भाषा का जो सीखने का जो समय होता है वह होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक सामाजिक भाषा से परिचित, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि उसमें भाषा का जो विकास है वह प्रारंभ होता है, भाषा कौशल से वह परिचित होता है। तो लगे हाथ हम डिस्कस करेंगे भाषा कौशल क्या होता है। तो भाषा कौशल का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। भाषा कौशल का जो क्रम पूछा जाता है शुभोपली, यह यदि इसको नहीं याद कर पाते हैं तो अंग्रेजी का LSRW याद कर लीजिएगा। जी हाँ, LSRW या शुभोपली, इसको याद कर लीजिएगा, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सु फॉर सुनना, बो फॉर बोलना, प फॉर पढ़ना और ली फॉर लिखना, ये भाषा कौशल का क्रम है। यदि इंग्लिश में बात करें तो L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो इस प्रकार से इन दो ट्रिक के माध्यम से आप भाषा कौशल को भी तैयार कर सकते हैं। चार महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉरेंस कोहलबर्ग, मैंने आपको बताया था कि 3 मनोवैज्ञानिक सीटेट की जड़ हैं। नाम इनके एक बार पुनः मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में। जीन पियाजे, वाइगॉस्की वाइगॉस्की और कोहलबर्ग। एक और नाम आप याद रखिएगा, होवर्ड गार्डनर। और कभी कभी ब्रूनर से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हल्का सा आइडिया ले लीजिएगा। तो ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट का नाम मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, आप मान के चलिएगा निश्चित से 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आने बिल्कुल तय होते हैं। यदि आपने जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, होवर्ड गार्डनर और ब्रूनर को पढ़ लिया है तो आप मान के चलिएगा कि मुकेश सर ने क्या कहा था कि 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखित तौर से इनसे पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। साथ ही साथ NCF, देखिए मैं सीटेट को क्रैक करने का रामबाण फार्मूला आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों को यदि आपने तैयार किया तो निश्चित तौर पर आप जो है CDP में 20+ स्कोर आराम से करेंगे। एक करने की तैयारी की एक योजना होनी चाहिए। इस योजना के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीटेट में क्या है, एक नॉर्मल तैयारी से आप 20+ होते हैं, और अगर आप बेहतर देते हैं तो आप 25+ और 28+ भी हो सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, पूछा जा रहा है, पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है प्रस्तावित नैतिक विकास की व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, सामाजिक दंड व्यवस्था की बात करते हैं, यह इनके नैतिक विकास की व्यवस्था है। विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में परिचर्चा के दौरान शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह पहचान किसका। देखिए भैया, बार बार विगत जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने करवाए हैं, ऐसे प्रश्न लगभग एक तो मिल ही गया है। तो आप मान चलिएगा, जब कक्षा में लड़कों को वरीयता दिया जाए या लड़कियों को वरीयता दिया जाए तो ये घुमा फिरा कर हमसे पूछा जा रहा है क्या क्या जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर सभ्यता या जेंडर समरूपता। तो आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए, जब भी कक्षा में लड़के या लड़कियों को
बढ़ावा दिया जाए। कहने का मतलब क्या है कि इसको लिंग रूढ़िबद्धता कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लिंग रूढ़िबद्धता या जेंडर, जी हाँ जेंडर बायस कहते हैं, जेंडर पक्षपात कहते हैं। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लड़के गणित में अच्छे होते हैं जबकि लड़कियां कला में अच्छी होती हैं, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर भी लैंगिक रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है, जेंडर बायस की बात की जा रही है और जेंडर पक्षपात की भी बात की जा रही है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका की अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के विषय में परिचर्चा के माध्यम से, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक व्यवस्था करना। जब आपको जेंडर जेंडर पक्षपात जैसी समस्या का समाधान करना है तो उसका सबसे बेहतर विकल्प होता है फ्रेंड कि कक्षा कक्ष में जेंडर पक्षपात संबंधित चर्चा पर चर्चा को आयोजित कर हम बालक तथा बालिकाओं में इस विषय वस्तु से संबंधित भ्रम को दूर कर सकते हैं तथा उनको उनके कर्तव्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि क्या बालक और बालिका में कोई भी भेद नहीं होता है, दोनों समान रूप से प्रत्येक कार्य में प्रतिभाग कर सकते हैं और समान रूप से उनको समान कार्य में अवसर भी मिलना चाहिए। तो यह व्यवस्थाएं विकल्प नंबर ए के साथ जाएंगी, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने भी साथियों ने विकल्प नंबर ए को कमेंट किया है मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोगों के जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों ने विकल्प नंबर ए किया कमेंट, बहुत बढ़िया फ्रेंड। विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय में वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? भैया मैंने आपको बार बार बताया है, पुनः बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिख रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक। मैंने आपको बार बार बताया है ये सामाजिक पासवर्ड किसका है, सामाजिक पासवर्ड किसका है। मैं ऑप्शन में देख पा रहा हूँ, विकल्प में देख पा रहा हूँ कि काफ़ी मेरे साथी जो हैं वो पासवर्ड को समझ गए हैं और अपने आंसर देना प्रारंभ कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने बताया फ्रेंड सामाजिक पासवर्ड है लेव वाइगोत्स्की का, और लेव वाइगोत्स्की का संबंध कहाँ से, तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की का संबंध रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूस से है, इनका संबंध रूस से है। और जहाँ पर व्यवहार की बात करें वाटसन, जहाँ पर संज्ञान की बात करें वहाँ पर पियाजे, और जहाँ पर नैतिकता की बात करें वहाँ पर हम कोहलबर्ग को टिक करेंगे। जवाब हमारा 100% केस में बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे जूता पूरा बन जाता है। इस प्रकार की वाइगोत्स्की किस तरीके से संबोधित करते हैं? अरे भैया कहने का मतलब क्या है, अपने आप से कह रही है, स्वयं से करिए, इस पॉइंट को पकड़िए, स्वयं से कह रही है। तो आपको पता है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों द्वारा स्वयं से की जाने वाली वार्ता को या स्वयं से की जाने वाली बात को व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता कहा है, वहीं जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित वार्ता कहा है। तो बात वाइगोत्स्की की हो रही है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर, व्यक्तिगत वार्ता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने कमेंट किया उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। ए द राइट आंसर, व्यक्तिगत वार्ता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, वाइगोत्स्की से तीसरे प्रश्न को हम हल कर रहे हैं सीरीज में, वाइगोत्स्की से तीसरे प्रश्न को हल रहे फ्रेंड। अब आपको मेरी बात यथार्थ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 3 क्वेश्चन वाइगोत्स्की से, केवल तीसरा क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में वाइगोत्स्की से हल कर रहे हैं कि बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करने की गतिविधि को हम क्या कहते हैं? प्रबलन तो कहते नहीं, अनुबंधन तो कहते नहीं, मॉडलिंग तो कहते नहीं, कहते हैं पाठ। क्या कहते हैं फ्रेंड? पाठ कहते हैं। और पाठ होता है फ्रेंड, क्या होता है कि एक्चुअल लेवल से, जी हाँ फ्रेंड, एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक, एक्चुअल लेवल से पोटेंशियल लेवल तक पहुँचने में बालक को जो सहायता दी जाती है उसे ही हम लोग स्कैप फोल्डिंग या इसको हिंदी में पाढ़ या ढांचा निर्माण कहा जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि बच्चों द्वारा समस्या समाधान करने की स्थिति में उनका खुद का प्रयास उलझ जाने के बाद जो
चर, जिन चर के माध्यम से वह समस्या समाधान तक पहुंचता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं या स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है कि जैसे आपने खुद प्रयास किया, टेट की या सीटेट की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप खुद के प्रयास कर रहे हैं और आप कट ऑफ मार्क को पार नहीं कर पा रहे हैं, आप कट ऑफ मार्क को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो परिणाम स्वरूप आपने किया क्या, आपने ई लर्निंग विद दुर्गेश से सीटेट की या टेट की जो है आपने ऑनलाइन कोर्सेज ले लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज ले लिया और इसके मदद से आपने सीटेट को क्रैक कर लिया या टेट को क्रैक कर लिया या सुपर टेट को क्रैक कर लिया, तो आपकी स्कैफ फोल्डिंग के रूप में ई लर्निंग विद दुर्गेश जाना जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, ई लर्निंग विद दुर्गेश आपका स्कैफ फोल्डिंग जाना जाएगा। आई होप अब आपका स्कैफ फोल्डिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी पुस्तक को भी मान सकते हैं, किसी व्यक्ति को भी मान सकते हैं, किसी वस्तु को भी मान सकते हैं। यह आपकी स्कैफ फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा निर्माण बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता है। जी हाँ फ्रेंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में आपको पता है कि ऐसी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक क्या करता है, वस्तुओं का संरक्षण करता है, मतलब वस्तुओं के बारे में वह जो ज्ञान है उसको संग्रहित करता है और उसके बारे में मूर्त मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है तर्क और चिंतन करता है। इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर। बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है। आगे, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की कौन सी संरचना, स्कीमा है, अवलोकन अधिगम है, अनुबंधन या प्रबलन है। तो आप पता है कि जीन पियाजे जी स्कीमा उनकी संरचना है जिसमें क्या कहते हैं कि पूर्व ज्ञान में या पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को सम्मिलित करना, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को सम्मिलित करना स्कीमा कहलाती है। बच्चों के मानसिक संरचना में किसी प्रत्यक्ष ज्ञान को संगठित करना ही स्कीमा कहलाता है। ऐसा मानना किसका है, जीन पियाजे का। ये जीन पियाजे की थियरी का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैंने बार बार आपको स्पष्ट रूप से बताया है कि आकलन का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों की विकास के बारे में। आकलन का उद्देश्य क्या होता है फ्रेंड, बच्चों की समस्याओं को पता लगाकर उनका समाधान करना। कहने का मतलब फ्रेंड कि संबंधित वातावरण के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना कि बच्चों को वास्तव में समस्याएं क्या हो रही हैं, अधिगम की गति क्या हो रही है, स्थिति क्या आ रही है, परिणाम क्या निकल रहे हैं, ये सारी बातें आकलन के अंतर्गत की जाती हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे साथी विकल्प नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग ए भी कमेंट कर रहे हैं, तो बी वाले साथियों के जवाब यहाँ पर सही हैं। जिन्होंने विकल्प नंबर बी को कमेंट किया उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। देखिए सही को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको गलती ना हो, इसलिए आपको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का आपको नाम लिया है। यदि आप उस मनोवैज्ञानिक अगर आपको नाम ही याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो आपके विकल्प बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया फ्रेंड। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको ऑप्शन पढ़ना है। मैंने आपको हिंट प्रारंभ में ही दे दिया है कि किस बुद्धि के सिद्धांत या किस मनोवैज्ञानिक की बुद्धि को सीटेट में स्पेशली पूछा जाता है। आपके आंसर आने प्रारंभ हो चुके, बहुत बढ़िया फ्रेंड। आंसर आने लगभग प्रारंभ हो चुके, बहुत बढ़िया। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है, ऐसा मानना है होवर्ड गार्डनर का। जी हाँ फ्रेंड, होवर्ड गार्डनर का मैंने नाम लिया था और होवर्ड गार्डनर से क्वेश्चन आपको आ गया। होवर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने, होवर्ड गार्डनर ने। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक साधनों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समस्या समाधान में मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक विचारक का, अभिसारिक विचारक का, अन्वय विचारक का या आत्मकेंद्रित विचारक का। भैया बात हो रही है, देखिए आपको यदि आपने सृजनात्मकता को पढ़ा होगा तो सृजनात्मकता के तत्व में मौलिकता को भी आता है। सृजनात्मकता के यदि तत्वों की बात करें तो उसमें आपका उद्भावन है, मौलिकता है और उसके बाद और भी 2-3 तत्व हैं। तो मौलिकता क्या होता है, सृजनात्मकता में आती है। तो विकल्प नंबर ए इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो को रिलेट करके पढ़िए फ्रेंड, प्रश्नों को रिलेशन के साथ पढ़िए, उनका रिलेशन बनाइए कि किससे इसका रिलेशन बन रहा है, तो आप थोड़ी सी दिमाग में प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है और जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं।
बिल्कुल सही है फ्रेंड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, जी हाँ फ्रेंड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित बच्चों के समूह से संबंधित शिक्षार्थियों के सहभागिता को कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड कि जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, यदि उनकी सहभागिता कक्षा में कम होती है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भैया शिक्षक को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल गलत बात, नेगेटिव लाइन है, नहीं हम करेंगे, मतलब बिल्कुल गलत कर देंगे। जहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस दिखे वहाँ को पहले ही काट देना है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार करें। भाई स्वीकार करेंगे तो आप शिक्षक हैं, आपको बदलाव लाना है, तो स्वीकार तो करेंगे नहीं। इन विद्यार्थी की अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अरे भाई अपेक्षाओं को कम करने का मतलब क्या है कि आप उनके साथ भेदभाव करेंगे, तो भेदभाव अलाउ नहीं है। तो जो बचता है वो बचता है विकल्प नंबर डी। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अपनी शिक्षण पद्धति में विचार करना चाहिए ताकि बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। विकल्प नंबर डी डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक समावेशी कक्षा एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। अरे भैया बात हो रही है समावेशी शिक्षा। जब समावेशी शिक्षा है तो फ्रेंड शिक्षक को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है और बेहद सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। पठन वैफल्य, जी हाँ फ्रेंड, पठन वैफल्य, जरा भी कन्फ्यूजन है तुरंत अंग्रेजी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पठन अक्षमता की बात हो रही है, पठन अक्षमता की बात हो रही है। न्यून अवधान या विकार, अवतारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रभाविता, धारा प्रभाव पढ़ने की क्षमता और एक गति विषय को बार बार दोहराना। तो पठन अक्षमता है तो विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि पठन वैफल्य या डिस्लेक्सिया का संबंध पठन अक्षमता से है। यह विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरटीई की बात हो रही है फ्रेंड, आरटीई की बात हो रही है। आरटीई 2009 के उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के एक सहानुभूति अभिव्यक्ति पर, आधिकारिक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में, या मुख्य व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध न कराकर अशक्त बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। बिल्कुल सही जवाब है, डी द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही फ्रेंड जवाब है। आप सभी को पता है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को, सभी सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे को एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी जिन्होंने कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही। आगे, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन केंद्रित है, अनुबंधन पर आधारित है, या अर्जित है, या अवबोधन पर केंद्रित है। यहाँ फ्रेंड संरचनावादी ढांचे की बात हो रही है, इसलिए ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। थोड़ी सी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो संरचनावादी बात हो रही फ्रेंड, तो संरचनावादी जो ढांचा होता है वह बालक के अवबोध पर आधारित होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। आगे, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। दंडित तो कर नहीं सकते, ये सारे गलत वर्ड है। बार बार याद करवाना भी गलत वर्ड है, मतलब विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को समझकर भी, विकल्प को समझकर भी अपने जवाब सही कर सकते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले साथियों के जवाब बहुत सही हैं, बिल्कुल सही हैं। जिन्होंने विकल्प नंबर डी कमेंट किया है उनके जवाब बिल्कुल सही है। डी द राइट आंसर। डी इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। केवल पाठ्यपुस्तक को निर्भर, बिल्कुल गलत। अनुभवों को प्राथमिकता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता आधार पर शिक्षकों को नामांकित करना। तो भैया छात्र केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था क्या होता है कि आप बच्चों की अनुभवों को प्रमुखता दें, उनकी अभिव्यक्ति को प्रमुखता दें, उनके ज्ञान को प्रमुखता दें, उनके विचारों को प्रमुखता दें। ये सारी बातें छात्र केंद्रित जो शिक्षा व्यवस्था है उसको
प्रमुखता प्रदान करती हैं। विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी, जिन्होंने भी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। आगे, संवेग और संज्ञान। संवेग और संज्ञान फ्रेंड, इस बात को तो आपको बिल्कुल रट लेना चाहिए कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। मतलब फ्रेंड, एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। एक बालक में संवेग और संज्ञान दोनों समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिगम पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, बिल्कुल गलत बात है भैया। यंत्रवत याद वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड, उसको आप निश्चित तौर पे काट दीजिएगा। जी हाँ, याद करना, दंड देना, ये सब सारे आपके निगेटिव वर्ड, इनको तो तुरंत काट लीजिएगा। आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन, अधिगम के सक्रिय, जी हाँ सक्रिय वर्ड, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको याद रखिएगा, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। यह आपका क्वेश्चन सही कराने में मदद करेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? देने का क्या परिणाम है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियों को उत्पन्न करता है या अवधारणा की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियाओं में ध्यान केंद्रित करता है। बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करेंगे कि बात हो रही है एक स्पष्ट उदाहरण और गौड़ उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है। फ्रेंड, आपको पता है उदाहरण के द्वारा बच्चे क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं। बच्चे क्या होता है कि जब किसी वस्तु के बारे में बालक समझ नहीं पाता है, जब कठिनाई का अनुभव करता है किसी विषय वस्तु को समझने में, तब हम सहारा लेते हैं उदाहरण का। तो कहने का मतलब फ्रेंड कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। मतलब किसी नियम को, किसी विषय वस्तु को समझाने का यह एक प्रभावशाली तरीका होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक, चलिए थोड़ा सा छोड़िए, कह रहे हैं कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी प्रेरणा में कमी आती है, आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने प्रोत्साहित करती है, बच्चों में अधिगम को स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कि लगातार पुरस्कार देना व दंड देना। तो लगातार पुरस्कार व दंड कहने का मतलब फ्रेंड कि आप इस पुनर्बलन का यदि बराबर प्रयोग करेंगे तो जो आप इसकी जो उपयोगिता है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, अल्प मात्रा में हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा कि बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है, वह जिज्ञासा है, वह इसके प्रति कम हो जाएगी। बच्चों में इसकी लालसा वह कम मात्रा में हो जाएगी। आगे, निम्नलिखित में से, चलिए इसको, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? कहने का मतलब फ्रेंड कि किसी नियम के प्रति बच्चों में जो जटिल अवधारणाएं हैं, शिक्षक उसको कैसे सरल बना सकते हैं? व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसर की व्यवस्था कर बार बार यांत्रिक अभ्यास कर अन्वेषण में परिचर्चा। देखिए, व्याख्यान ये निगेटिव टैग वर्ड है, कट गया। प्रतियोगिता यह भी निगेटिव वर्ड है, यांत्रिक अभ्यास यह भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो विकल्प नंबर डी जो बचता है यही बिल्कुल सही है। अन्वेषण मतलब खोज के माध्यम से या उस विषय वस्तु से संबंधित चर्चा पर चर्चा का आयोजन कर हम बालक की अवधारणात्मक समझ को और भी बेहतर बना सकते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे फ्रेंड, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता के रूप में किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे छोटे कार्यों के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, प्रत्येक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बलों पर महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित कर ये देखिए पहले गलत कर देते हैं, बच्चों के सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार के मंथन करके। तो बात हो रही फ्रेंड समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करती है तो किस प्रकार कर सकती है? जब हम उनके अनुभव को अनुमान लगाकर, मतलब बच्चे क्या अनुभव कर सकते हैं, इस बात का यदि शिक्षक पता लगाकर उनको प्रोत्साहित करेगी तो जवाब निश्चित तौर पर बिल्कुल सही होगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है और जिन्होंने विकल्प नंबर डी कमेंट किया उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास
तीव्र गति से घटित होता है। देखिए भैया, शारीरिक वृद्धि या विकास की बात करते हैं फ्रेंड, तो आपका आंसर तुरंत जाना चाहिए शैशवावस्था की तरफ। कि मतलब एक बालक के जीवन की शैशवावस्था ही ऐसा अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब आपको पता है कि इससे अधिक विकास किसी भी अवस्था में नहीं होता है बालक का। इसलिए विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया उनके सवाल बिल्कुल सही हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है, सिद्धांत है। विकास परिवर्त्य होता है, विकास परिवर्त होता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, विकास परिवर्त होता है, यह भी विकास के सिद्धांत है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सार्वभौमिक होता है, यही गलत बात है। नहीं, तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत बात है, यही विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है और यही हमारा जवाब सही हो जाएगा। आगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी फटाफट अपने आंसर कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके फ्रेंड। कि जो व्यक्तिगत भिन्नता फ्रेंड, व्यक्तिगत भिन्नता परिणाम होती है आपके आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा। क्योंकि एक बालक के व्यक्तिगत भिन्नता में इन दोनों के बीच की जो अंतर क्रिया होती है उसका एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जी हाँ, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। द्वितीयक, प्रथम की बात नहीं हो रही है। प्रथम तो आपको पता है परिवार है, तो द्वितीयक की बात हो रही है। परिवार जिस भी विकल्प में उसको काट दीजिए। पहले में काट दिया, दूसरे में काट दिया, अब बचते हैं दो। ऑप्शन आपके पास 50-50 हो गया। केबीसी की तरह यह क्वेश्चन 50-50 में हो गया है। आपको आप 50-50 में एक विकल्प को चूज करना है। और आप यहाँ पर देखिए 1 करोड़ वाला ये प्रश्न है, क्योंकि अंतिम प्रश्न है। आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप ये मान के चलिए कि आप 1 करोड़ जीत गए हैं और केबीसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर आना प्रारंभ, बहुत अच्छा फ्रेंड। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। जिन्होंने विकल्प नंबर सी दिया है वे केबीसी की इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं और जीत चुके हैं। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि बेहतर लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जो है प्ले स्टोर से निश्चित तौर पे डाउनलोड करिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।